नमस्कार, आज है तारीख 21 नवंबर, दिन गुरुवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। भारत के जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप तय। जो अमेरिका का जो जस्टिस विभाग है उसका ये कहना है कि अदानी ग्रुप ने अमेरिकी निवेशकों को अंधेरे में रख के उनसे पैसा लिया है बॉन्ड के रूप में, तो ये उनके साथ धोखाधड़ी है। इन आरोपों का गौतम अडानी की कंपनियों, उनके व्यापार और कंपनी की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं पर क्या पड़ेगा असर, होगा विश्लेषण। तात्कालिक तौर पर अगर आप देखें तो परियोजनाओं पर असर नहीं है, पर भविष्य की परियोजनाओं में के लिए जो फंड्स आना था उन पर जरूर गंभीर असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में बॉन्ड जारी करने में अडानी समूह को दिक्कत आएगी। हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम को लेकर अमेरिका की बातचीत बढ़ी आगे। दूसरी तरफ गजा में युद्ध बंदी को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आए प्रस्ताव को अमेरिका ने किया वीटो। The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 1 vote against, 0 abstentions. विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुमिरन से सुनते हैं देश दुनिया का हाल। यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि रूस ने अस्त्राखन क्षेत्र से एक हमले के दौरान एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM दागी है। यूक्रेन की वायुसेना ने यह भी कहा कि नीप्रो इलाके को निशाना बनाकर किए गए हमले में अलग अलग तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। ये पहली बार है जब रूस ने यूक्रेन की ओर जंग के दौरान ICBM से हमला किया है। ये मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम होती है। रूस ने हालांकि इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि उसने हमले के दौरान 6 KH-101 क्रूज मिसाइलों को ध्वस्त किया है। रूस के इस हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर लिखा है कि आज हमारे पड़ोसी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो असलियत में क्या है और वो किस तरह से लोगों की पहचान, आज़ादी और उनकी जिंदगी से नफरत करता है और वो कितना डरा हुआ है। एक स्थानीय निवासी मिला ने हमले के बारे में बताया। मिला बता रही हैं, विस्फोट सुबह 5 बजे शुरू हुए, लेकिन वो बहुत तेज नहीं थे। लेकिन फिर 5 और विस्फोट हुए और वो बहुत शक्तिशाली थे। घर हिल गए, लेकिन सौभाग्य से हम बच गए। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को अपनी भेजी लंबी दूर वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दी थी। यूक्रेन ने कथित तौर पर इस सप्ताह इन मिसाइलों से रूस पर हमला भी किया। इसके बाद ही रूस ने हमला यूक्रेन पर शुरू कर दिया। नेटो के पूर्व कमांडर जनरल वेस्ली क्लार्क ने बीबीसी से कहा, वेस्ली क्लार्क कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अमेरिका का इरादा यूक्रेन को अपनी रक्षा करने में मदद करने का है, लेकिन अगर ये सब पहले होता तो यूक्रेन को अवैध रूप से जब्त किए गए डोनबास और क्राइमिया क्षेत्रों को वापस लाना मुमकिन होता। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, तो अब अंतिम वक्त में हम यूक्रेन को मजबूत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के आदिवासी जिले कुर्रम में यात्रियों को ले जा रहे वाहनों पर गोलीबारी की गई है। गोलीबारी की इस घटना में 38 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 19 लोग घायल हुए हैं। कुर्रम जिले में मंदारवी इलाके में पुलिस की निगरानी में कुछ वाहन पारा चिनार इलाके की तरफ जा रहे थे। उसी समय उन वाहनों पर हमला हुआ। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके का कहना है कि वो विवादास्पद IMF कर्ज को उस पर दोबारा बातचीत नहीं करेंगे। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि सत्ता में आने से पहले चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि IMF बेल आउट पैकेज पर वो दोबारा बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति दिसानायके नई संसद के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था थोड़ा सा भी झटका सहने की स्थिति में नहीं है। उनसे पहले की सरकार ने पिछले साल IMF के साथ 9 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज पर बातचीत की थी, जिसके लिए सरकार को करों में तेजी से वृद्धि करने और ऊर्जा सब्सिडी हटाने की आवश्यकता थी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टूर्नामेंट डायरेक्टर के तौर पर सुमेर अहमद को नियुक्त किया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में किया जा रहा है। सुमेर अहमद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं।
आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं जाने माने भारतीय बिजनेसमैन और अरबपति गौतम अडानी से जुड़ी खबर से। अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अडानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $25 करोड़ की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया है। बीते कल न्यूयॉर्क में ये मामला दायर किया गया, जिसमें अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि अडानी और उनकी कंपनी ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को भुगतान करने पर सहमति जताई थी। इस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को आने वाले 20 सालों में $2 अरब से ज़्यादा का मुनाफा होने की उम्मीद थी। भारत की कंपनी ने भारत में अधिकारियों को रिश्वत दी और मामला अमेरिका में चला। ये पूरा मामला दरअसल है क्या, ये समझने के लिए मैंने अब से कुछ देर पहले बात की बीबीसी संवाददाता दिनेश उप्रेती से। दरअसल बुधवार को एक खबर आई कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय ने कहा है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर और 6 अन्य जो उनके पार्टनर थे, उनको सोलर एनर्जी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ था एक, जिस पे उन पे रिश्वत देने के आरोप हैं भारतीय अधिकारियों को। और ये रिश्वत की जो रकम बताई जा रही है वो $25 करोड़ की बताई जा रही है। मामला ये है कि आपको पता ही है कि अडानी ग्रुप जो है वो पोर्ट से लेके सोलर एनर्जी तक के कारोबार में है। तो 2015 में भारत सरकार ने एक अपनी महत्वाकांक्षी घोषणा की थी ऊर्जा के क्षेत्र में कि 2022 तक भारत जो है वो सोलर और विंड एनर्जी के क्षेत्र में 100 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करना चाहता है। और क्योंकि अडानी ग्रीन और एनर्जी कंपनियां जो हैं इसी कारोबार में हैं, तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 8 गीगावाट का एक टेंडर हासिल किया था पावर सप्लाई का। इसी की एक दूसरी कंपनी अजूर जो है वो अमेरिकी कंपनी है, उसको 4 गीगावाट का एक टेंडर मिला था सोलर पावर सप्लाई करने का। लेकिन जो मामला सामने आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो जो राज्य सरकारों की बिजली वितरण कंपनियां यानी डिस्कॉम होती हैं, उनसे ऑर्डर हासिल करने में नाकाम रही। यानी कि जो अडानी जो बिजली बनाने वाली थी उसको डिस्कॉम को बेचने में वो नाकाम रही। तो अब जब अडानी की जो सोलर एनर्जी की सप्लाई होने वाली थी उसके लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा था, तो आरोप ये है कि अडानी और अडानी ग्रुप के दूसरे अधिकारियों ने डिस्कॉम के अधिकारियों को, जिसमें कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे राज्यों के अधिकारियों को बताया जा रहा है कि वो शामिल थे, उनको रिश्वत दी और उसके कुछ ही समय बाद उनको पावर परचेज एग्रीमेंट मिल गए। इस मामले में मामला अमेरिका में क्यों चला? आपकी बात बिल्कुल सही है। जब भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई, मामला भी भारतीय कंपनी से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसमें एक अमेरिकी कंपनी भी जुड़ी थी, लेकिन क्योंकि वो भारत को सप्लाई कर रही थी, लेकिन पूरी तरह से मामला भारत से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच में अडानी ने अमेरिका में जाकर अपने ग्रीन बॉन्ड बेचे और कहा कि हमको जो है इस तरह के ऑर्डर मिले हैं, और निवेशकों से कहा कि हमको जो है आप हमारे बॉन्ड्स में निवेश कीजिए, आपको इस तरह का फायदा मिलेगा। अब जो अमेरिका का जो जस्टिस विभाग है उसका ये कहना है कि अडानी ग्रुप ने अमेरिकी निवेशकों को अंधेरे में रख के उनसे पैसा लिया है बॉन्ड के रूप में। तो ये उनके साथ धोखाधड़ी है। इस पैसे का उपयोग उन्होंने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए किया है, इसलिए उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। क्या ये मामला हिंडनबर्ग वाला जो मामला था जो कुछ वक्त पहले आया था उससे अलग है? बिल्कुल मानसी, ये मामला पूरी तरह से उससे अलग है। ये मामला जहाँ धोखाधड़ी और रिश्वत से जुड़ा हुआ मामला है, वहीं हिंडनबर्ग का मामला ये था कि उस पे अडानी ग्रुप पे ये आरोप लगे थे कि उन्होंने गलत तरीके से अपने शेयरों को बढ़ाया है, यानी कि कुछ फर्जी कंपनियों के जरिए खरीद फरोख्त कर अपने शेयरों के दाम बढ़ाए हैं। तो ये थे बीबीसी संवाददाता दिनेश उप्रेती। और अडानी ग्रुप ने इन आरोपों पर लिखित बयान जारी किया है और कहा है कि अमेरिकी न्याय मंत्रालय और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी ग्रीन के निदेशकों पर जो आरोप लगाए हैं वो आधारहीन है और इन आरोपों को कंपनी ने खारिज किया है। जी, लेकिन इन खबरों का असर ज़रूर देखा जा रहा है। इस खबर के आने के बाद से अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयरों में गिरावट नजर आ रही है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि अडानी ग्रुप सवालों के घेरे में है। जैसे कि दिनेश उप्रेती बता रहे थे, कुछ वक्त पहले भी आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी कंपनी पर कई आरोप लगाए गए थे। हालांकि वो मामला दूसरा था, लेकिन ये मामला अब तूल पकड़ रहा है। जी। अमेरिका में है और भारत में
इस मामले पर बयानबाजी चल रही है, राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा हो रही है और नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनते हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है, ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं। तो ये थे राहुल गांधी, जो पहले भी अडानी और सत्ताधारी पार्टी की नज़दीकी को लेकर आरोप लगाते रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने नाम लिए बिना, अदानी ग्रुप का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि कंपनी पर जो केस है उसकी जवाबदेह कंपनी पर है। आज जो एक मुद्दा सामने आया है, सुबह से मीडिया में हम सब देख रहे हैं, एक कंपनी को लेकर उसके ऊपर कुछ केस है, यूएस में केस चल रहा है, आक्षेप प्रति आक्षेप है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है, जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो संबित पात्रा का कहना है लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, यानी कानून इसकी सुनवाई करेगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अभी अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया है और उन्होंने इसी के बारे में एक ट्वीट किया है। इसके अलावा आपको पता है सुमिरन, अडानी के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कई देशों में रही हैं, कुछ देशों में उन प्रोजेक्ट्स को लेकर विवाद भी रहे हैं, चाहे उसमें ऑस्ट्रेलिया हो या फिर श्रीलंका हो, चाहे वो नाइजीरिया हो। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर सवाल ज़रूर खड़े हुए हैं। देखा जाए तो अदानी कंपनी अपने व्यापार का विस्तार भी कर रही है और उसके लिए उसको पूंजी की ज़रूरत होती है। ताज़ा मामले के बाद उसके शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इस ताज़ा मामले का असर कितना पड़ेगा कंपनी पे, ये समझने के लिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की दी बोनस अमर उजाला के एडिटर अंशुमन तिवारी से। कंपनी की विस्तार योजनाओं पर प्रत्यक्ष रूप से अभी असर पड़ेगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी इस पूरे घटनाक्रम को कुछ ही घंटे बीते हैं। अगर सिर्फ इस दृष्टि से देखें तो दो बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं जो इसके बाद हुए, जिनसे आप कह सकते हैं कि अडानी समूह के कामकाज पर प्रभाव पड़ेगा। पहला ये कि अमेरिका में अडानी समूह को $600 मिलियन का एक और बॉन्ड जारी करना था और जो इस घटनाक्रम के बाद वापस ले लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया है, जो शायद भविष्य के निवेश की योजनाओं को प्रभावित करेगा, नंबर एक। लेकिन इसके दूसरी तरफ ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों ने अभी इस पूरे मामले में अडानी समूह की साख को लेकर कोई फैसला नहीं दिया है। मूडीज ने अभी फिलहाल जो इंडिकेशन दिया उस हिसाब से कहा है कि अडानी समूह के बॉन्ड्स की साख प्रभावित नहीं हुई है, क्योंकि मामला कानूनी है और हम किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स की साख को उसके कर्ज चुकाने की क्षमता के आधार पर आंकते हैं और उस क्षमता में अडानी समूह की परिस्थितियां ठीक बनी हुई है। तो तात्कालिक तौर पर अगर आप देखें तो परियोजनाओं पर असर नहीं है, पर भविष्य की परियोजनाओं में के लिए जो फंड्स आना था उन पर जरूर गंभीर असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में बॉन्ड जारी करने में अडानी समूह को दिक्कत आएगी। लेकिन सिर्फ अमेरिका नहीं, अडानी का जो बिजनेस है वो और मुल्कों में भी फैला हुआ है। जी, अडानी का बिजनेस और भी मुल्कों में फैला हुआ है और इसलिए बाकी जगह भी आप परोक्ष रूप से देखें, इसे प्रत्यक्ष रूप से तो अडानी समूह के पास फंड्स हैं, कारोबार चलते रहेंगे, पर भविष्य में जो पूंजी बाजार से पैसा जुटाने की योजना है, चाहे वो बॉन्ड के जरिए जुटाया जाए या वो स्टॉक के जरिए जुटाया जाए, उन पर जरूर गंभीर असर पड़ेगा। और हमें एक चीज और यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि अब हिंडनबर्ग के पूरे मामले के बाद अडानी समूह ने अपने पूरे कारोबार का पुनर्गठन किया था और कई सारे बिजनेसेस से अपने को बाहर किया था और अब कुछ जो सीमित प्रमुख क्षेत्र हैं जहां अडानी समूह की दक्षता है, अडानी समूह के पास बाजार का बड़ा हिस्सा है, उनमें फोकस किया गया था और उसमें अडानी ग्रीन एनर्जी एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। तो अन्य कारोबारों पर तो उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अडानी ग्रीन एनर्जी के कारोबार पर और इसकी साख पर आने वाले समय में कई सवाल उठ सकते हैं। मामला भारत का, अभियोग अमेरिका में हुआ, मामला कितना गंभीर है?
मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि अभियोग अमेरिका में इस वजह से हुआ कि अमेरिकी कानून की व्यवस्था में ये प्रावधान है कि यदि अमेरिकी बाजार से कोई कंपनी पैसा उठाती है और वो दुनिया के किसी भी देश में निवेश करती है और उसमें किसी तरीके की अनियमितता, भ्रष्टाचार या ब्राइबिंग पाई जाती है, तो उस कंपनी के प्रवर्तकों, निदेशकों, फंड मैनेजर्स और बाकी लोगों पर अमेरिका में कार्रवाई हो सकती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि भारत का मामला अमेरिका में कार्रवाई क्यों हो रही, क्योंकि पैसा अमेरिका से लिया गया था और उस पैसे को बाहर खर्च किया गया। दूसरी चीज है कि अमेरिका में भ्रष्टाचार और ब्राइब के कानूनों पर चीजें काफी स्पष्ट हैं, क्योंकि ये मामला खुद रेगुलेटर्स ने, अमेरिका के रेगुलेटर्स ने बनाया और उन्होंने अपनी जांच में, पड़ताल में ये पाया कि 2021 से 2024 के बीच में भारत में रिश्वतें दी गई। अडानी सोलर और अज्योर पावर, जो दो कंपनियां हैं, अज्योर पावर के प्रवर्तक कनाडा के पेंशन फंड निवेशक हैं, इन्होंने भारत में बिजली कंपनियों को सोलर एनर्जी बेचने के लिए एग्रीमेंट किए, क्योंकि ऐसे सोलर एनर्जी बेचने की संभावना नहीं बन रही थी और उस एग्रीमेंट में रिश्वत दी गई राज्य सरकारों की बिजली कंपनियों को। ये बात उस पूरे इंडाइटमेंट के दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। तो इसका एक हिस्सा तो यह है कि कानूनी तौर पर इसीलिए इस पूरे मामले में वारंट भी जारी हुआ है और इस मामले में यूएस कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से निर्देश भी दिए हैं। तो एक तरफ तो ये पूरी पड़ताल अमेरिका में चलेगी, दूसरी तरफ भारतीय राजनीति में भारत की सरकारी कंपनियां शामिल हैं और भारत की राज्य सरकारें शामिल हैं, तो हमें उनकी प्रतिक्रियाएं और आने वाले समय में वो कैसे इस पूरे मामले को लेती है, इसे भी देखना होगा। और एक निवेशक इसे कैसे देखे, एक आम निवेशक जो कुछ शेयर खरीदता है, वो इस पूरे मामले को कैसे देखे? भारतीय निवेशकों के दिन थोड़े ठीक नहीं चल रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शेयर बाजार में बहुत तेज गिरावट है। कई सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट के सेंटिमेंट को भी बिगाड़ रहे हैं और कई सारे नकारात्मक या नेगेटिव ट्रिगर बाजार में बन रहे हैं। उस बीच में अडानी का स्टॉक, जो कि मार्केट में इन्वेस्टर्स का, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का पसंदीदा स्टॉक है, उसमें तेज गिरावट आई है। तो बाजार का एक तो खराब सेंटिमेंट और ऊपर से उसमें अडानी समूह, जो कि बाजार का फ्लैगशिप स्टॉक है, उसके साथ इस तरीके की गंभीर ब्राइबरी स्कैंडल में आने के मामले के बाद, और इससे बाजार का सेंटिमेंट और ज्यादा टूटा हुआ है। निवेशक काफी हताश भी हैं और आज काफी नुकसान भी हुआ है। मतलब आज सुबह बाजार में चर्चा थी कि क्या अडानी के स्टॉक्स नंबर के लेवल तक करेक्ट हो जाएंगे। हालांकि मार्केट में 20% करेक्शन दिखा अडानी के स्टॉक्स में निचले स्तर से थोड़ी हमें रिकवरी भी दिखाई दी। लेकिन अब ये मामला लंबा है और निवेशकों के लिए कोई लंबी अनिश्चितता के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो ताज़ा मामले के बाद क्या अडानी की कंपनी पर क्या असर पड़ेगा, बता रहे थे फाइनेंस मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार अंशुमन तिवारी। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ, जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं इजराइल गजा युद्ध से जुड़ी खबर का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बीते कल गजा में युद्ध विराम को लेकर एक प्रस्ताव का मसौदा पेश किया गया, जिसे अमेरिका ने एक बार फिर वीटो कर दिया। और इस प्रस्ताव में क्या था, तो इसमें गजा में तत्काल, बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम को लेकर बात की गई। सुमिरन, जिस प्रस्ताव की बात हो रही है उसमें वोटिंग के लिए कुल सदस्य थे 15 और अमेरिका के अलावा बाकी 14 ने इसके समर्थन में वोट किया। संयुक्त राष्ट्र के लिए यूके की स्थायी प्रतिनिधि बारबरा वुडवर्ड। The result of the voting is as follows: 14 votes in favour, 1 vote against, 0 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. तो बारबरा वुडवर्ड ने बताया कि 14 ने समर्थन में वोट किया और 1 ने इसे वीटो किया। इस पर सुमिरन आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिस्डिक्शन को दी गई इसराइल की चुनौती को खारिज कर दिया है और इसराइली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री योआव गलांट और हमास की सैन्य शाखा के कमांडर मोहम्मद दिएफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि वो भूखमरी की स्थिति पैदा करने और मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोपी हैं।
पूर्व इस्राएली प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने इसकी आलोचना की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि ये इस्राएली नेताओं के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट और इसके सदस्यों के लिए शर्म की बात है। और कार्यक्रम में यहाँ हम शामिल कर रहे हैं लाइव वरिष्ठ पत्रकार यरूशलेम से लाइव हरेंद्र मिश्र को। हरेंद्र, सबसे पहले ये बताएं कि आईसीसी ने नेतन्याहू और यूएफ गैलेंट के लिए जो ये वारंट जारी किया है, इस पर आगे अब क्या हो सकता है? देखिए, इसका असर तो काफी गहरा होगा क्योंकि तकरीबन 124 देश जो हैं, जो इसके मेंबर हैं आईसीसी के, और रोम स्टैट्यूट को जिन लोगों ने कबूल किया हुआ है, इन देशों में अगर ये दोनों नेता जाते हैं तो फिर इन देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको गिरफ्तार करें। तो ऐसे में जहां तक उनके ट्रैवल को लेकर के काफी समस्या आ सकती है, इसकी चर्चा पहले भी यहाँ होती रही है और पूरी कोशिश भी की जा रही थी कि किसी तरह से इस मामले को रोका जाए। अमेरिका ने भी इसराइल का साथ देने का बहुत प्रयास किया। यहाँ पर जो आईसीसी के प्रोसिक्यूटर हैं, उनके खिलाफ भी बहुत सारे सवाल उठे। उनके खिलाफ जो है यौन दुराचार का भी एक मामला जो है वो सामने आया और उसको लेकर के कहा गया कि उन्होंने उससे ध्यान भटकाने के लिए वो इसराइली नेताओं पर जो है इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो इसके दूरगामी जो है असर जो है साफ तौर पर जो दिख रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि अमेरिका जो है वो जिस तरह का एक स्टैंड लेता रहा है उसको लेकर के इसराइल थोड़ा सा तो आश्वस्त है, लेकिन चूंकि इन 124 देशों में वेस्टर्न यूरोप के भी तमाम ऐसे देश हैं जो कि इसराइल के एलाई माने जाते हैं, इसराइल के समर्थक माने जाते हैं, और वो भी इसके चूंकि मेंबर हैं, तो ऐसे में उन पर भी जो है इस तरह की जिम्मेदारी बनेगी और वहां पर जो है इन दोनों नेताओं का आना जाना जो है वो मुश्किल हो सकता है, और इसको लेकर के यहाँ काफी परेशानी नजर आ रही है। जी हरेंद्र, हमारे साथ जुड़े रहे, हम वापस आपके पास लौटेंगे कुछ सवालों को लेकर। आगे बढ़ते हैं और वही बात करते हैं जिस पर हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे। युद्ध विराम के प्रस्ताव को लेकर बात कर रहे थे। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र के लिए फ्रांस के दूत निकोलस डी रिवेरी ने कहा कि प्रस्ताव में कड़े शब्दों में बंधकों को आज़ाद करने की बात की गई थी। Today's between you and me, I think it's a very sad day and extremely regrettable. वो कह रहे हैं आज का दिन आपके और मेरे बीच बहुत दुखद दिन है, बेहद पछतावे वाला दिन है। ये प्रस्ताव बहुत अच्छा था, इसके जरिए सही संदेश भेजा जा रहा था। तत्काल युद्ध विराम, सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई, और इस पर आपत्ति करने का कोई विश्वसनीय कारण नहीं है। लेकिन अमेरिका, जिसने इस प्रस्ताव को वीटो किया, उसका ये कहना है कि गजा में युद्ध विराम के लिए केवल उसी प्रस्ताव पर वो सहमत होगा जिसमें युद्धबंदी के साथ साथ इस्राएली बंधकों को तत्काल आज़ाद कराने को लेकर बात की गई होगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर, The resolution does call for the release of hostages. What it doesn't do is link the release of hostages to an immediate मैथ्यू मिलर ने कहा unconditional प्रस्ताव में ceasefire. बंधक बनाए गए लोगों को आज़ाद करने की बात clear ज़रूरी है, throughout लेकिन this जो process इसमें नहीं है वो ये कि इसमें बंधकों को छुड़ाने को तत्काल बिना शर्त युद्ध विराम से नहीं जोड़ा गया है। और हमने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ये स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी ऐसे प्रस्ताव को समर्थन नहीं दे सकते जिसमें बिना शर्त तत्काल युद्ध विराम की बात हो, लेकिन इसे बंधकों को आज़ाद कराने से न जोड़ा गया हो। अभी भी 7 अमेरिकी नागरिक गजा में बंधक हैं, हम उनका साथ नहीं छोड़ सकते। दरअसल सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव में ये बात थी कि हमास सभी बंधकों को तुरंत आज़ाद करेगा, लेकिन इसमें ये बात भी कही गई थी कि गजा में फंसे आम लोगों तक जल्द से जल्द ज़रूरी सुविधाएं और मानवीय मदद पहुंचाई जाए। तो एक तरफ अमेरिका ने गजा में युद्ध विराम को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आए प्रस्ताव को वीटो किया है, तो दूसरी तरफ लेबनान में चल रहे संघर्ष में युद्ध विराम की कोशिशें जारी हैं और वो इसके लिए सभी पक्षों यानी हिजबुल्लाह, लेबनान सरकार और इसराइल से बात कर रहा है। अमेरिकी दूत अमोस हॉचस्टीन बीते कल लेबनान में थे, जहां उन्होंने लेबनान की संसद के स्पीकर नाबी बेरी से बात की। नाबी बेरी को जो उन्होंने उससे बात की और बताया कि जो कुछ भी चल रहा है, यहाँ पे हम कार्यक्रम में दोबारा जोड़ रहे हैं हरेंद्र मिश्र को। और हरेंद्र, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इसराइल को अमेरिका से मिल रहे हथियारों की बात बार बार होती रही है, अब इसराइल की निर्भरता अमेरिकी हथियारों पर कितनी है? देखिए, 400 से ज्यादा दिन हो गए युद्ध शुरू हुए और इस दौरान जो है यहाँ पर महसूस किया गया कि काफी जो है हथियारों की कमी जो है वो महसूस हुई यहाँ पर की गई है। यहाँ पर साफ तौर पर इस्राएली डिफेंस
एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी कहा गया है कि अगर अमेरिका ने पूरी तरह से इसराइल का समर्थन नहीं किया होता तो जिस तरह से इसराइल तकरीबन 7 फ्रंट्स पे जो है युद्ध लड़ रहा है, ये संभव नहीं। इसराइल, पहली बात तो इसराइल ने कभी इतनी लंबी कोई इतना लंबा युद्ध अभी तक इसराइल ने नहीं लड़ा है, और ये जिस तरह से इसका फैलाव लगातार बढ़ता गया और यहाँ तक कि इराक, उधर हुथी, ईरान और जिस तरह से बाकी सारे जो फ्रंट्स खुलते गए, ऐसे में इसराइल की निर्भरता बढ़ती गई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हथियार हैं जो कि इसराइल जिनके लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है, अगर वो अमेरिका से वो समर्थन नहीं मिलता तो इसराइल के लिए काफी परेशानी हो सकती थी। दूसरी तरफ डिफेंस जो सिस्टम्स हैं उसको लेकर के भी देखा गया, खासकर जब ईरान का हमला हुआ तो उसके फिर वहां से अमेरिका ने खास तौर पर काफी एडवांस जो है डिफेंस सिस्टम्स जो है वहां से इसराइल को भेजा है, थर्ड सिस्टम्स भेजा है। तो माना यह जा रहा है कि बगैर उस समर्थन के इसराइल के लिए काफी परेशानी होती, इस युद्ध को झेल पाना आसान नहीं होता। तो निर्भरता काफी बड़ी है। आप जो कह रही थी युद्ध को लेकर के, तो एक विरोधाभास सा भी दिख रहा है। हिजबुल्लाह के साथ जो है संघर्ष विराम की बात हो रही है और यहाँ पर जो है इसको वीटो किया गया है, लेकिन देखें तो एक तरह की कंसिस्टेंसी भी है। जो इस अमेरिका जो है वो लगातार ये भी कहता रहा है, अमेरिका ही नहीं बाकी भी जो लोग समर्थन इसराइल का करते रहे, वो कहते रहे कि अगर बंधकों को आप रिहा करते हैं तो इसराइल के पास कोई रीजन नहीं रह जाता, कोई वजह नहीं रह जाती कि इस को वो आगे बढ़ा पाए और उस पर दबाव बढ़ेगा। तो ये अमेरिका का कहना है कि इन दोनों चीजों को अलग करके नहीं देखा जा सकता, ये दोनों चीजें लिंक्ड हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो ये थे यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा। और अब आगे बात बाल फिट जिंदगी की। जी, आप शीशे में कितनी बार अपने सफेद बालों को देखती हैं सुमिरन? कई बार देखना पड़ जाता है जब लगता है कि कुछ ऐसा बदलाव सा आ रहा है, चेंज सा हो रहा है, और समय से पहले बाल सफेद हो रहे हैं और टेंशन हो जाती है। जी, क्या आपने सुना है कि युवाओं में सफेद बाल होने की समस्या आजकल सामने आ रही है और ये समस्या आम हो गई है। डॉक्टरों के अनुसार टीनेजर्स यानी 14 या 15 साल के बच्चों में भी सफ़ेद बाल होने की समस्या सामने आ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इस पर बहुत रिसर्च भी हो रही है, पर इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है, जानते हैं। डॉक्टरों के अनुसार बालों के सफेद होने को कैनिटीज कहा जाता है। अगर ये बाल समय से पहले सफेद हो जाएं तो इसे प्रीमेच्योर कैनिटीज या अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर कहा जाता है। अब जिनके बाल काले या भूरे रंग के होते हैं उनमें ये बदलाव जल्दी दिख सकता है। कारण जानने के लिए रिसर्च हो रही है, भारत में भी और बाकी देशों में भी, कि आखिर समय से पहले ये बदलाव ज्यादा क्यों दिख रहे हैं। पहले ये जान लेते हैं कि बालों को रंग कैसे मिलता है और कैसे रंग गायब होना शुरू हो जाता है। मेलेनिन एक प्राकृतिक पदार्थ है जो मनुष्यों और जानवरों में त्वचा, बाल और आंखों का रंग निर्धारित करता है। मेलेनिन को मेलानोसाइट्स सेल बनाते हैं। नए मेलानोसाइट्स मेलानोसाइट स्टेम सेल से बनते हैं जो सर की त्वचा, स्कैल्प के नीचे, बालों की छोर पर, हेयर फॉलिकल के भीतर होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मेलानोसाइट्स सक्रिय होना कम हो जाते हैं, हेयर साइकिल धीमा हो जाता है, कम मेलेनिन बनता है और एक उम्र के बाद पिगमेंटेशन दोबारा आना बंद हो जाता है। तो बदलाव का पहला कारण हुआ नेचुरल रीजन यानी उम्र बढ़ना। दूसरा कारण हेरिडिटरी यानी अगर आपके परिवार में किसी को ऐसी समस्या है तो आपको भी हो सकती है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल प्रकाशन के मुताबिक बीमारियां जो सफेद बालों का कारण बनती हैं वो है थायराइड, विटिलिगो और एलोपेशिया एरियाटा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट और लेप्रोलॉजिस्ट के मुताबिक सफेद बाल होने का कारण और भी है, जैसे कि अगर आप इलाज के लिए कीमोथेरेपी ले रहे हैं, HIV संक्रमित है या आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कोई और बीमारी है, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ा हुआ है या आप कुछ दवाइयां ले रहे हैं, तो भी ये दिक्कत हो सकती है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर DM महाजन के मुताबिक बाल सफेद होने के और भी कारण हैं, जैसे कि प्रदूषण, अल्ट्रावायलेट रेज और रेडिएशन। Pollution, ultraviolet rays, radiations in excessive amounts, they all cause oxidative stress on the body. कई डाइट्स हैं जैसे B12 हो गया डेफिशिएंसी, आयरन, जिंक एंड कॉपर की डेफिशिएंसी, इन चीजों में भी ना काफी मात्रा में देखा गया कि ग्रेइंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। देखा गया कि लाइफस्टाइल वेरिएबल्स जैसे परफॉर्मेंस एंजाइटी ऑल द टाइम और स्मोकिंग खासकर देखा गया कि काफी जो है जल्दी प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर में रिजल्ट करती है।
अब बात लाइफस्टाइल की, स्ट्रेस की। हालांकि तनाव से बालों का रंग एकदम से तो नहीं बदलता, लेकिन बदलाव ट्रिगर जरूर हो सकता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बताया कि हेयर फॉलिकल में बालों को रंग देने वाले कोशिकाओं का पूल या कहें स्टोर और भंडार होता है। तनाव से निपटने के लिए उस वक्त रिलीज होने वाले केमिकल्स बालों को रंग देने वाले स्टेम सेल को हद से ज्यादा सक्रिय कर देते हैं। ओवर एक्टिव होने की वजह से ये भंडार समय से पहले खत्म हो सकता है, बालों का रंग बदल सकता है। अब इसका समाधान क्या है? डॉक्टर DM महाजन के मुताबिक कुछ मामलों में अगर आप इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकते तो इसे धीमा करने की कोशिश कर सकते हैं। संतुलित आहार के साथ, धूम्रपान ना कीजिए, कम केमिकल्स का प्रयोग, टेंशन नहीं और फिजिकल एक्सरसाइज। वैसे आजकल तो कुछ लोग खुद ही ले आते हैं सॉल्ट एंड पेपर लुक और इस बदलाव को ग्रेसफुली अपनाते हैं। तो युवाओं में सफेद बाल होने की समस्या क्यों है और इसके कारण क्या है, समाधान क्या है, ये सुन रहे थे फिट जिंदगी पे। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात शुक्रवार को होगी शाम को 7:30 बजे। आज पॉडकास्ट का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। मुझे और जी इजाजत लेने से पहले खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट के साथ। आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप पर सुन सकते हैं। मुझे और सुमिरन को दें इजाजत। नमस्कार।